नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। और आज इस बुलेटिन में 2 खास खबर बिहार और मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबरें हैं। तो शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज इलाके में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। एक दैनिक अखबार में काम करने वाले विमल यादव नाम के पत्रकार को बदमाशों ने घर के बाहर बुलाकर उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम अररिया के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल 2 साल पहले पत्रकार विमल यादव के भाई की हत्या बदमाशों ने कर दी थी। वो इलाके के सरपंच थे। इसी हत्या के केस में विमल मुख्य गवाह थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने की वजह से बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। हमें एकरा उठा देलिए के दवाई दे छै त ई गेले देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से सब फेर बच्चा के उठबै ले काम एने फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेले। ई छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया चलिए एकरा पकड़ लिए त बेहोश भ गेले। कते लोग कोई लोग ने तखनी सुतले रे सब ठीक रहे हमरा होश नहीं रहले की करबो दिमाग काम नहीं करले। 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा में उनके शव पोस्टमार्टम हाउस में लाए गए। अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरी घटना और वारदात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुख की बात हो तो देख रहा है कोई किसी के बारे में हुआ है। अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ। तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया। तो देख रहा है तुरंत। बिहार के अररिया में एक पत्रकार की हत्या के बाद एक बार फिर से वहां कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। सर, अब तो वहां पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। विमल यादव नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई है अररिया में, क्या कहेंगे? भाई, चाचा भतीजे की सरकार हो रही है, लोगों पर लगातार अत्याचार। ये चाचा भतीजा मिल करके बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। आज पूरी तरह से बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो मजाक बन के रह गया है। और सच कहिए तो अभी जो आपने पत्रकार का नाम लिया, विमल यादव जी, नेक इंसान और एक अच्छे पत्रकार के रूप में वहाँ वो स्थापित थे, उनकी हत्या कर दी गई सरेआम। उनके 1 साल पहले भी उनके भाई की हत्या की गई थी, छोटे भाई की। तो ये जो हत्या की राजनीति बिहार में हो रही है, और कुर्सी कुमार जी को मूड़ी हिलाने से कोई अगर पूछेंगे तो कहेगा कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। अरे क्या देख रहे हो? बिहार में लगातार हत्या हो रही है, दिन के दोपहरिया में भी, शाम को भी और रात में भी। अभी कुछ दिनों पहले समस्तीपुर में भी में आपने देखा, समस्तीपुर में दरोगा जी की हत्या हुई। SHO वो नंदकिशोर यादव जी, ये नंदकिशोर यादव की हत्या हुई, दरोगा जी की हत्या हो गई। तो पत्रकार मारे जा रहे हैं, दरोगा मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, युवक और युवती 15 अगस्त के दिन दहाड़े पीट करके और एक युवक और युवती को पूरी तरह से कहा जाए उसकी हत्या कर दी गई। तो ये क्या हो रहा है? हत्या का दौर लगातार चल रहा है बिहार में। और बिहार सचमुच में कहा जाए कि आज देश में क्राइम स्टेट के रूप में वो बन गया है, क्राइम स्टेट। गृह मंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री। सरकार को नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी है, ठीक कहा आपने। लेकिन ये कुर्सी कुमार जी को कोई शर्म नहीं है। ये कुर्सी कुमार जी, मतलब इनसे कुर्सी भी शर्मा जाती है, ये हालत है। अब बिहार को ये किस ओर ले जा रहे हैं? चाचा भतीजा, बड़े भाई, छोटे भाई, ये सब मिल करके बिहार को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने में जो लगे हुए हैं। बिहार की जनता सब देख रही है और इनको प्यारा है
अब ये चले हैं मोदी जी को इशारा करने, बेंगलोर जा रहे हैं, बम्बई जाने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आए थे अभी, सीधे बैरक वापस हो गए, बेंगलोर से भी वापस हो गए। मड़वा इनका जल गया, दुल्हा कोई बना नहीं, इनको दुल्हा बाबू बनाने, अब दांत झड़ने वाला, अब दुल्हा बाबू क्या बनेंगे ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाचा भतीजे ने बिहार की कानून व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया ही आरोप लगा रहे हैं अश्विनी चौबे। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रशांत। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी मांशु शेखर ने बात की है जेडीयू नेता केसी त्यागी से भी। बिहार के अररिया जिले में दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मारी गई है। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जिस परिस्थिति में यह हमला हुआ एक पत्रकार पर, आप कैसे देखते हैं इन सवालों? नहीं, मैं पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर जो हमला होता है उसको स्वतंत्रता के, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विरुद्ध एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार समझता हूं। बिहार हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, और खासतौर से ग्रामीण अंचलों में जो निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकार हैं वो इसके शिकार होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अगर छोड़ दें, बाकी देश के लगभग सभी हिस्सों में स्थानीय पत्रकार इस तरह की रंजिश का शिकार होते हैं। मुझे अफसोस है कि अररिया जिले में बिहार में घटना हुई। मुख्यमंत्री भी अपना अफसोस जाहिर कर चुके हैं। एक चीज जरूर हम एनडीटीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमला करने वाला कोई भी हो और किसी भी वर्ग समुदाय का हो, कितना ताकतवर है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार भी और हम सोचते नागरिक आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता के और चौथे स्तंभ के हम बहुत बड़े पैरोकार हैं। इसके लिए हम जेल भी जा चुके हैं। लिहाजा हमारी तमाम संवेदनाएं पत्रकार जगत के साथ। इस परिस्थिति में और दिन दहाड़े जिस तरह गोली मारी गई है, बीजेपी के नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, बिहार में के हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं देश के किसी भी हिस्से में हो, हमारी संवेदनाएं मृतकों के साथ है। मैं भाजपा शासित राज्यों के बारे में अगर गिनाना शुरू करूंगा तो पड़ोस का दिल्ली से लगा हुआ 10-15 किलोमीटर दूर पर नुहू है। इस तरह की वहां घटनाएं हो रही हैं, कैसे घृणात्मक भाषण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं, हमारे साथ उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो गया है। उनको पता है कि हमारे एनडीए से अलग होने का 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, इसलिए जो उनकी आलोचना है उस दर्द को महसूस करता है। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ मांशु शेखर, टीवी। और सीधे चलते हैं पटना हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, शुरुआती जांच में क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या ये आपसी दुश्मनी का मामला था या फिर उनको निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक पत्रकार हैं, तो कुछ उनके प्रोफेशन से जुड़ा भी मामला लग रहा है? देखिए, अभी तक जो पुलिस विभाग के द्वारा जो स्थानीय पुलिस हो या पटना में जो पुलिस हेडक्वार्टर में जो एडीजी मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन दोनों में एक बात सामान्य है कि ये जो घटना हुई है ये पुरानी रंजिश का परिणाम है। क्योंकि विनोद अपने भाई की हत्या के प्राथमिकी में वही शिकायत करता थे, उनकी गवाही काफी अहम थी, उनकी गवाही अगले कुछ हफ्तों में होने वाली थी। और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो 2 दिन ही पूर्व जो है वो जेल से रिहा हुआ था और उनको धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि विनोद के वहां के जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं वो काफी लोकप्रिय पत्रकार थे और पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफी मुलाकात भी होती थी। कल भी वो वहां के डीएसपी से भी मिले थे, एसएचओ के साथ भी वो कई घंटे उन्होंने बिताए थे। लेकिन इस धमकी के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। अगर शायद जानकारी दी होती या इस संबंध में कोई उन्होंने मामला दर्ज कराया होता तो निश्चित रूप से पुलिस का अब कहना है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाता, लेकिन शायद उन्होंने उन धमकियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मामला भले ही पत्रकारिता से जुड़ा नहीं हो, भले ही ये आपसी रंजिश का परिणाम हो, लेकिन कोई अपराधी जेल से रिहा होने के 2 दिनों के अंदर हत्या जैसी जघन्य घटना को, जघन्य अपराध को अंजाम दे दे, तो वो ये तो साफ दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल सिकता कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और पुलिस का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं कम है, जिसके कारण अपराधी कोई भी घटना को
किसी को भी धमकी देके इस तरीके के जघन्य अपराधों को अंजाम दे देते हैं। सिकता जी, और यही वारदात है, एक बार फिर राजनीतिक विरोधियों को मौका दिया है कि वो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को भी घेरे और इस पर वो जवाब भी चाहते हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पटना से आपका मनीष कुमार। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुत्ता टहलाने पर हुआ विवाद तो 2 लोगों की कर दी गई हत्या। छोटे छोटे विवादों से बढ़ते आपराधिक मामले। छोटे छोटे विवादों से जन्मे आपराधिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुत्ते बिल्ली से जुड़े विवाद इंसानों की हत्याओं तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी ही घटना सामने आई है इंदौर से, जहां कुत्ता घुमाने को लेकर एक विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बैंक गार्ड की नौकरी करने वाले शख्स ने गुस्से में आकर गोलियां चलाईं और 2 लोगों की मौत हो गई। 8 घायल भी हुए, जिनमें से 8 में से 6 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी का मामला है ये। पुलिस ने बैंक गार्ड राजपाल सिंह राजावत और उसके बेटे सुधीर राजावत और परिवार के एक और सदस्य शुभम को गिरफ्तार भी किया है। कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी के पास, जो इस वक्त भोपाल में है। अनुराग, एक डरा देने वाला मामला है ये, और साथ ही ये सवाल भी कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है अगर किसी दूसरे को गुस्सा आ गया तो। बिल्कुल सिकता, ये इंदौर का जो खजराना थाना क्षेत्र का कृष्णबाग इलाका है, कृष्णबाग कॉलोनी है और बहुत ही सकरी सी सड़क थी। ये जो बैंक गार्ड है, इनके परिवार का जो पालतू कुत्ता था उसका पड़ोसी के कुत्ते से पहले झगड़ा हुआ रात लगभग 9:56 पर, और इसके बाद जो एक पड़ोसी महिला थी उसने उसको छुड़ाने की कोशिश की तो एक बगल में रहने वाला लड़का था, उसने कुत्ते का गर्दन पकड़ लिया ताकि वो हटा ले। लेकिन इसी दौरान जिस शख्स ने गोली चलाई है उसका बेटा आ गया और दोनों युवकों में झगड़ा हुआ। उसके बाद दोनों परिवार झगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जो आरोपी है उसको इतना गुस्सा आया कि वो दौड़ते हुए अपने पहले माले पर गया, जो उसके पास एक लाइसेंसी राइफल थी, उससे उसने पहले माले पर जाकर 3 गोलियां चलाई। पहली गोली हवा में चलाई और उसके बाद जो 2 गोलियां चलाई है, जिससे 2 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई छर्रे लगने से, और 6 लोग घायल हुए, जिसमें से सारे के सारे एमवाई अस्पताल में भर्ती हैं और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो बंदूक है उसको भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन जैसा आपने एक बहुत ही उचित सवाल उठाया कि शहर में या गांव में या कहीं पर भी, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुरैना के गांव से ऐसी तस्वीर आई थी जून में, जब घात लगाकर बैठे थे, जबकि ये सालों पुराना रंजिश का मामला था। जैसे ही वो परिवार गांव में आता है, दूसरे परिवार के लोग घात लगाकर हमला करते हैं और इस गोलीबारी में 5 से 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह का जो गन कल्चर, एक तरह का बंदूकों का कल्चर, और जिसके पास बंदूक है और उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही अशांत तरीके की है, शहर में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वो गोलियां चला रहा है। एक छोटे से विवाद में जिसका बातचीत से हल निकल सकता था, उस विवाद में गोली चलाता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है और 6 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सिकता जी, और जाहिर तौर पर अगर ये बैंक का गार्ड था तो जो हथियार है इसके पास, उसकी वैधता पर सवाल उठाना इस वक्त उचित है या फिर ये लाइसेंसी बंदूक है? देखिए, ये शख्स बताया जा रहा है कि अभी ग्वालियर का ही है, जो इंदौर में रह रहा था, नौकरी कर रहा था। तो अमूमन हमने देखा है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर बंदूक की ज़रूरत होती है तो लाइसेंस उसकी खुद की होती है और उसके बाद ही उसको नौकरी मिलती है। तो वैध तो था और लाइसेंस भी था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोग जो कभी किसी भी बात पर उग्र होकर हथियार चला देते हैं, तो क्या अब ज़रूरत नहीं आ गई है कि ऐसे लोगों की दिमागी हालत का वक्त पर उसके लिए उसकी कोई जांच हो या उस पर कोई कमेटी बैठे और उसके बाद ही इनको अगर हथियार लाइसेंसी भी हो तो दिए जाएं? तो इस पर एक बड़ी बहस की ज़रूरत है कि इस तरह के हथियार किसको दिए जाएं जो गुस्से में अपना आपा न खोएं और किसी निर्दोष पर इसका इस्तेमाल न करें। सकता बिल्कुल।
शुक्रिया इस अपडेट और चर्चा के लिए अनुराग आपका। और ये अपने आप में एक पहला मामला नहीं है। मुंबई में भी उधर एक महिला ने एक कुत्ते के ऊपर एसिड फेंक दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये कुत्ता महिला की बिल्ली के साथ खेलता रहता था और हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। इससे नाराज होकर महिला ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार भी किया है। और एक और दिल दहला देने वाला मामला मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन से भी देखने को मिला। यहां प्लेटफॉर्म पर एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान एक शख्स ने दूसरे को पटरी पर धक्का दे दिया। तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई और शख्स लोकल ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और उधर असम में पिछले 24 घंटों में मॉब लिंचिंग की 2 अलग अलग वारदात सामने आई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चोरी के शक में लिंचिंग की गई। हालात ऐसे हैं कि इसी महीने असम में इस तरह की अलग अलग जगह पर ये चौथी घटना है। राज्य पुलिस चीफ जीपी सिंह ने तमाम पुलिसकर्मियों से कहा है कि बिना जाति धर्म के भेदभाव किए वो काम करें। असम के दारांग जिले के पद्माझर गांव के 45 साल के मुजीबुल हक को केवल इसीलिए मार दिया गया कि उन पर बकरियों को चुराए जाने का शक था। तालपुर जिले में घर से चोरी के शक में 27 साल के विनोद ब्रह्मा को मार दिया गया। तरांग पुलिस का कहना है कि उसने मुजीबुल हक केस में 14 लोगों की गिरफ्तारी पद्माझर से की है। वहीं तमुलुर पुलिस का कहना है कि उसने 3 लोगों को पकड़ा है और मुख्य आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से हर ओर तबाही का मंजर है। राज्य के कई जिलों में भूस्खलन हुआ और मलबे में अब तक जिंदगी की तलाश जारी है। राज्य में 13 अगस्त से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 इस वक्त लापता हैं। हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था ठप है। माना जा रहा है अब तक करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हिमाचल प्रदेश झेल चुका है। पर्यटन और सेब से जुड़े कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार को शिव मंदिर ढह गया। वहां अब तक 14 शवों को निकाला गया है। यहां 20 लोगों के दबे होने की आशंका थी। मलबे में अब भी 6 लोगों की तलाश जारी है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जुटे हुए हैं। और शिमला में मौसम की मार के बीच दिहाड़ी मजदूरों की तकलीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रोजाना काम मिल पाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लिहाजा जीवन यापन के संकट के बीच इन जैसे कई मजदूर पलायन भी कर गए हैं और ये सिलसिला जारी है। परिमल कुमार की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम शिमला के लोअर बाजार टनल के पास हैं। एक तरीके का लेबर चौक भी है। वो लोग जो इस जद्दोजहद में जीते हैं कि रोज़ाना काम करेंगे तो खाएंगे और उसी के ज़रिए उनका जीवन यापन चलता है। अगर इस जगह को विस्तार से आपको बताया तो शिमला में जो एक जगह है मॉल रोड के ठीक नीचे ये टनल वाला इलाका है, जहाँ पे ये वो लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ काम करने आए हुए हैं और यहीं पे रहते हैं और रोज़ दिन जो काम मिलता है उसके हिसाब से उनका गुजर बसर चलता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दिहाड़ी वाला ही काम? हाँ जी, दिहाड़ी का काम है। काम पे इस बीच में कोई असर जो सारा चीज सामने में निकल कर आया उसमें क्या, जैसे रोज दिन काम पे मिल जाता है या दिक्कत आई है? नहीं, रोज दिन मौसम की वजह से काम तो ढीला ही चल रहा है। कभी कहीं कहीं बिल्डिंग भी गिर गया है तो उसकी वजह से और काम बंद हो गया है। यहाँ पे तो काम का तो मजदूर का दिक्कत ही है। सब कुछ का प्रॉब्लम है। मान लीजिए काम ही नहीं चलेगा तो पैसे रोजी रोटी कैसे होगा? रोज दिन कमाते हैं, रोज दिन खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रोज दिन रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। हाँ जी, हाँ जी। ये हम समझना चाहते हैं कि काम धंधे पे असर तो है। हाँ, मौसम की वजह से तो असर है। कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। एक चीज और बताइए कि आपके आस पड़ोस के लोग जो ऐसे ही आपके तरह ही काम करने आए हों, लेकिन ये मौसम बदला तो उसके बाद चले भी गए क्या? हाँ, गांव भाग गया, बंदे बहुत 50% भाग गया गांव यहाँ से। अच्छा। हाँ जी।
आप भी बताइए, बिहार से आप भी हैं? जी सर। तो एक तो अपने रोजी रोटी का संकट होगा रोज दिन का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपसे हमने कल भी बात की थी सामुदायिक भवन में। हाँ जी हाँ छत जी। भी छिन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। छत का आसरा भी कहीं और है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे में बताइए कि आपके आस पड़ोस के लोग भी क्या यहाँ से चले गए, काम धंधा नहीं मिला? और नहीं मिला, नहीं मिला और चले गया। हाँ, काम का नजबल उज्जस से, रहने का दिक्कत से चला गया। हाँ, मकान सब गिर रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत है। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, पलायन एक शब्द होता है कि कहीं गांव घर से उठ के यहाँ आए, यहाँ का हालात बदला तो कहीं और जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ ना 20 साल से रहते हैं। 20 साल। अभी जुलाई अगस्त में ना मौसम खराब के कारण ना हम लोग का घर भी गिर गया कृष्णनगर में, जो धारा था वो भी गिर गया। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हुआ है, 25 रुपये मिला हम लोग को, बाकी मिलेगा नहीं मिला कोई विश्वास नहीं। और चारों तरफ भूस्खलन आ रही है ना, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। मतलब रोज दिन काम नहीं मिलेगा तो गुजारा कैसे करेंगे, यही होगा ना? नहीं होता है काम, रोज दिन नहीं होता है काम, और क्या करे, गरीब आदमी ऐसे ही है। बिहार में तो रोजगार है नहीं, वो तो सबको पता है। वहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ रोजी के लिए अपना तलाश में। हम लोग भी 20-25 साल हो गया यहाँ, ऐसे ही चलता है। 2-4 महीने यहाँ काम होता है, इस मौसम में नहीं होता है काम, तो लोग चले जाते हैं। उसके बाद इस बार तो इतना आपदा है कि आदमी दहशत में सब भाग रहे हैं। तो हाल है लेबर चौक है ये, और सिर्फ रोजी रोटी का संकट नहीं है, जिंदगी बचाने का भी संकट है। तो जिनको काम नहीं मिल रहा है वो धीरे धीरे जो पलायन करके यहाँ आए थे वो फिर से वापस अपने प्रदेश में जा रहे हैं। ये लोग सीधे तौर पे ये बता रहे हैं। हालात कब सुधरेगा पता नहीं, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में मुश्किल का दौर जो है वो फिलहाल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और उसके बाद जमीन खिसकने का असर वहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ा है। पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहने वाले मॉल रोड सुनसान है। दुकानदार से लेकर घोड़े वाले, तस्वीर खींचने वाले सभी परेशान हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने कुछ ऐसे ही लोगों से वहां बात की है। ये शिमला का मॉल रोड है, जहां अपने आप में इसकी एक अलग पहचान है। लोग शिमला आते हैं तो मॉल रोड जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वीरानगी आपको दिख रही होगी। लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं हैं, और जिस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में, करीब 7 से 8% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो टूरिस्ट बहुत लंबे समय से यहाँ पर आ नहीं गए हैं। उसकी मार कैसे पड़ी है मॉल रोड पे जो कारोबारी हैं, उनसे ही बात करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हालत ये है कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे। सर थोड़ा सा अगर आगे आए, ये समझना चाह रहे हैं कि जो स्थिति है वो आप लोग को लग रहा है कि कारोबार पे कैसे असर पड़ा है? बहुत बुरा हाल है। कितने दिनों से होगा ये? काफी दिन हो गए, काफी दिन। मतलब एक दिन का जो धंधा रहा होगा अभी कितना से कितना पे पहुंच गया? वो जीरो है इधर। और ऐसे एक दिन में कितना होता था? इधर यही है, थोड़ा बहुत चला रहता था काम। जब टूरिस्ट नहीं है तो काम खत्म। बस भैया ये समझना चाह रहे हैं कि कामकाज पे भी असर है? सर कामकाज पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो लोकल्स थे वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं वहाँ अपने घर पे ही हैं। और दूर दराज के जो टूरिस्ट आते थे वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। तो धंधा जो पुराना होगा उसमें कितना % बचा है? उसमें 90% तो बिल्कुल ठप हो गया काम, 10% काम बचा है। और वो कितने दिनों से होगा? मेरे ख्याल से सर ये जुलाई 5 से लेके अभी अगस्त देख लीजिए एंड होने वाला है। काम बिल्कुल स्लो हो गया। मॉल रोड पे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का एक खाने पीने का एक छोटी सी जगह है, और यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी पुराना है। तो अब क्या स्थिति है सर? नमस्कार जी। नमस्ते। क्या असर है, कुछ है? असर तो बहुत ज़्यादा है जी। कुछ भी काम नहीं है अभी, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सब। कितने दिनों से नहीं हो गया? कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने होने वाला। एक दिन में कितना कारोबार कर लेते होंगे और अभी कितना पे आ गया? एक दिन पे पहले तो 30-40-50 हज़ार के आसपास हो जाता था एक दिन में। हाँ जी। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 2-3 हज़ार, वो भी बहुत। जो लोग रखे हुए हैं वो तो है ही है। ये गवर्नमेंट का है, ये भी टूरिज्म का है अभी तो। लेकिन पूरा धंधा मंदा। हाँ अभी तो धंधा बिल्कुल मंदा है, बिल्कुल जी। देखिए हर जगह ये हाल है, और लोगों से बात करते हैं। चलिए, शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड के रिज मैदान में भी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंबॉलिक चर्च भी है, और यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स हैं वो देखिए, जिनके पास काम होता था रोजाना आम दिनों में, जब भीड़ होती थी, ये लोग ऐसे ही बिना काम के ही घूम रहे हैं। सर आपसे एक बात समझना चाहते हैं, अभी टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं, आप लोग भी खाली घूम रहे हैं, धंधे पे कितना असर या कामकाज पे कितना असर? धंधे पे बहुत असर है। एक दिन में कितना काम होता था, अभी कितना हो रहा है? चलो 400-500 का होता था, अभी 100-200 का हो रहा है।
100-200। आपका भी यही हाल सर? हाँ जी, सबका यही कितना हाल का है। काम? बहुत कम काम है जी, ना के बराबर। ना के बराबर समझे। और कितने दिनों से? ये तो जब से बरसात चली उसके बाद वैसे चला, 15-20 दिन से तो कुछ ज़्यादा है। अब चलते हैं उन घोड़े वालों के पास जहाँ पर जब आप यहाँ पे आते हैं शिमला के मॉल रोड पे तो बच्चे घुड़सवारी करते हैं, उनकी क्या हालत है वो भी आपको बताते हैं। आप लोग घुड़सवारी ही करवाते हैं? जी सर। काम चल रहा है ठीक ठाक? नहीं, आजकल को हमने नमस्कार जी, आजकल काम तो नहीं है। कितने दिनों से कामकाज पे असर होगा? 2 महीने से। मतलब रोजाना कितना का काम करते होंगे आप? कितना का आ गया होगा आकलन करें चाचा? तो रोजाना जब काम होता था तो 1000-1500 कमा लेते, लेकिन आज कोई डेट में तो ऐसा है कभी 1 राउंड लगता है, कभी 2 राउंड लगता है। तो 1 राउंड 2 राउंड में कितना रुपया? 100-200 बस। तब आप देखिए सब पे असर है, आप लोगों पे भी असर बहुत असर है। बहुत दिक्कत हो रही है हमें, यानी कि जो 800 रुपये इनका खर्चा है घोड़े का वो नहीं पूरा हो पा रहा था, हमने क्या खाना है। तब आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। और यहाँ पर बाबा से भी बात करते हैं, लोग आते होंगे तो मूंगफली हाँकते हुए जाते होंगे। बाबा अभी आपका काम चल रहा है ठीक? टूरिस्ट आपको मिल रहे हैं या दिक्कत है? ठीक है, गुजारे लायक ठीक है। गुजारे लायक। जब भीड़ भाड़ रहता है आम दिनों में हम देखा खूब भीड़ रहती है। हाँ जी। अभी तो है नहीं, तो यहाँ पे अब भीड़ कम है तो उसका असर तो बिजनेस के ऊपर पड़ता ही है। अगर पब्लिक ज़्यादा होगी तो बिजनेस ज़्यादा होगा, पब्लिक कम होगी तो बिजनेस कम होगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में संतोष भी है, गुजारा भी चल रहा है, लेकिन तकलीफ सीधे तौर पर नज़र आ रही है कि जब पर्यटक नहीं हैं तो परिवार पालने को लेकर जो परेशानी है वो किस कदर मॉल रोड के कारोबारियों या व्यापार करने वालों पे पड़ी है, वो हमने आपको दिखाने बताने की कोशिश की। अपने सहयोगी वीडी शर्मा और कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ शिमला से मैं परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में आज एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। दोपहर 12:23 पर परछाई ने साथ छोड़ दिया। बेंगलुरु के लोगों ने आज 0 शैडो डे यानी शून्य छाया दिवस मनाया। इससे पहले भी 25 अप्रैल को यहां साया गायब हो गया था। ये घटना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में होती है। इस दौरान सूर्य आकाश में अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। परछाई साथ छोड़ दे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।